चलो ठीक है। जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा कहाँ पर करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे भाग 3 पर, यानी मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक टोटल देखेगा तो लगातार अभी तक पॉलिटी से रिलेटेड 10 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कहाँ पर, तो नागरिकता पर चर्चा किए थे और फिर चर्चा किए थे संघ एवं राज्य क्षेत्र पर। ठीक है, तो दो टॉपिक पीछे हम पढ़ा चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले भाग 3 पर, जिसका नाम है क्या चीज, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो बातों को एक एक है ना, एक एक पॉइंट को समझते जाना। ठीक है, मौलिक अधिकार कहने का मतलब क्या चीज है। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, भारत की कोई भी नागरिक हो या किसी भी देश की नागरिक हो, और उस नागरिक को क्या होगा कि स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, समानता, फिर न्यायपूर्वक जीवन जीने का जो अधिकार देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार बोलते हैं। हम क्या बोले, एक बार फिर से समझना, हम क्या बोले, मौलिक अधिकार कहने का मतलब क्या होगा कि उस देश में रहने वाले नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक, समानता से और साथ साथ में न्यायपूर्वक जीवन जीने का जो अधिकार देता है, उसी को हम लोग कौन सा अधिकार बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। और देखा जाए तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, कहां पर, भाग 3 में बताया गया। ठीक है, लेकिन इसका शुरुआत कहां से हुआ था, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका जो शुरुआत हुआ था 1928 में नेहरू, यानी कि नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि पहली बार मौलिक अधिकार देने की बात कही गई थी, कितना ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। ठीक है, और दूसरा बातें बोला गया था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में बोला गया था जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो उस समय मौलिक अधिकार को सम्मिलित करने की बात कही गई थी। ठीक है ना, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट में कब, 1928 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट में कब, 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो इतना सभी बातें हम पीछे थोड़ा सा चर्चा किए, मतलब कि मौलिक अधिकार के बारे में संविधान में शामिल होने से पहले भी कुछ बातें बोले गए थे, जिसमें बातें बताएं क्या चीज, 1928 के नेहरू रिपोर्ट, और दूसरा बातें बताएं कहां पर, 1931 के जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें ही बातें है ना, मौलिक अधिकार को शामिल करने की बातें कही गई थी। ठीक है ना, तो ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि मौलिक अधिकार के बहुत सारे छोटी छोटी पॉइंट बनता है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर क्या चीज बनेगा, थोड़ा सा बातों को ध्यान देना। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार में बहुत सारा छोटी छोटी पॉइंट बनता है। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट बनता है क्या चीज कि जो मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में भाग 3 में किया गया, और साथ साथ में कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चर्चा किया गया। यानी कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में भाग 3 में किया गया, और साथ साथ में अनुच्छेद कहां से कहां किया गया, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी पॉइंट बनता है इसमें। ठीक है, जैसे देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है ना, अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार को शामिल किया है, किनको देखने से, तो अमेरिका को देखने से। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि मौलिक अधिकार पर किस देश का प्रभाव पड़ता है, तो अमेरिका देश का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और 2-3 पॉइंट और हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है, इसको क्या चीज बोला जाता है कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा बोल सकता है क्या चीज, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, भारतीय संविधान को किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, तो भाग 3 को बोला जाता है। और मौलिक अधिकार को भाग 3 में कौन है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को याद रखने का हम ट्रिक पहले चर्चा कर चुके हैं। मौलिक में देखिएगा 3 शब्द है, 1 2 3, यानी कि मौलिक है ना, मौलिक अधिकार भाग किस में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। 1 2 3 शब्द है ना, 3 अक्षर है इसमें, तो 3 अक्षरों से बना, इसलिए इसको बोले क्या चाहिए कि भाग 3 में है मौलिक अधिकार की चर्चा। ठीक है, और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के देश से। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताएं क्या चाहिए कि जो मौलिक अधिकार की जो चर्चा, मौलिक अधिकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा को थोड़ा सा समझना। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब क्या होगा कि एक 1215 ईस्वी में,
ठीक है ना, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन किंग, ठीक है ना, जॉन किंग, ये इन्होंने क्या किया था कि कुछ अपने जनता को कुछ अधिकार दिए थे जिसको बोला गया था मैग्ना कार्टा बोला गया था, जिसे क्या चीज बोला गया था, मैग्ना कार्टा बोला गया था, ठीक है। यानी 1200 मैग्ना कार्टा कहने का मतलब क्या होगा कि मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को क्यों बोलते हैं, तो इसका पीछे इतिहास क्या बोलता है कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने क्या चीज किया था कि सामंतों को कहने पर अपने जनता को कुछ अधिकार दिए थे और उस अधिकार को नाम बोला जाता था मैग्ना कार्टा। इसीलिए भारतीय संविधान को मौलिक अधिकार है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो छोटी छोटी पॉइंट हम लोग समझे, ठीक है ना। और देखो और 2-3 पॉइंट है और इसमें से चर्चा कर लेते क्या चीज कि जो संरक्षक, ठीक है, मौलिक अधिकार को जो संरक्षक कौन करता है, तो मौलिक अधिकार को संरक्षक करता है कौन, न्यायालय, ठीक है ना, न्यायालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन करता है, न्यायालय करता है। और एक और पॉइंट इसमें समझ लेना क्या चाहिए कि मौलिक अधिकार एक प्रकार की क्या है, वाद योग्य है, ठीक है, वाद योग्य है। ये दोनों पॉइंट को हम समझाते हैं। देखो मौलिक अधिकार पर जब देखेगा पॉइंट में इसमें कि मौलिक अधिकार एक प्रकार के मौलिक अधिकार को संरक्षण करने का काम किसका है, तो न्यायालय का। और न्यायालय कैसे संरक्षण करता है, तो इसके लिए 2 आर्टिकल बना है, एक तो आर्टिकल 32 और एक बना है 226, ठीक है ना, एक आर्टिकल 32 एक बना है 226, ठीक है। आर्टिकल 32 मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 करने का मतलब हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 मतलब हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट। ये क्या करेगा कि रीट जारी करेगा, ठीक है ना, रीट जारी करेगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि किसी भी प्रकार से किसी भी जनता को या किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका संरक्षक कौन करेगा, न्यायालय में बोले एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 की तरह रीट जारी करेगा और जो हाई कोर्ट जो 226 के तहत रीट जारी करेगा। और रीट के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे कि जो रीट है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, फिर अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। तो पांचों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बस अभी पॉइंट ने समझ लेना क्या चीज कि जो मौलिक अधिकार का संरक्षक का काम कौन करता है, तो न्यायालय करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और फिर बोले कि एक प्रकार की क्या है, वाद योग है। वाद योग कहने का मतलब क्या होगा कि किसी भी जनता का या किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। 21 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इन सभी छोटी छोटी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा किए, जो यहाँ से यहाँ तक बातें वही लिखा गया, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर बातें यहाँ तक वही बातें लिखा गया, 2 बातें ऐड नहीं, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है, अपने नोट कॉपी में। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में ये बातें बताया गया था, 1931 के कराची अधिवेशन में, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ध्यान दो, हम आर्टिकल शुरुआत देखेगा क्या जी कि जो मौलिक अधिकार शुरू कहां से हम लोग करते हैं, तो मौलिक अधिकार को हम बातें बताने से पहले और 2-3 पॉइंट है और उस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, सभी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम क्या बताए थे कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहने का मतलब क्या होगा, तो वह मौलिक अधिकार कहने का मतलब क्या चीज था, इसका बारे में हम पहले पॉइंट में बताए थे। क्या बताए थे कि मान लो कि भारत देश में जितने भी नागरिक है, उस नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक, समानता और न्याय पूर्वक जीवन जीने का जो अधिकार देता है, कौन देता है, मौलिक अधिकार देता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में सारे बातें बताए गए, ठीक है ना। मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, समानता से और न्यायपूर्वक जीवन जीने का अधिकार जो देता है कौन कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताएं क्या चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है उसको, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल सबसे पहली बार कब किया गया था, तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में ये बातें बताया गया था। नेहरू जो रिपोर्ट था 1928 में, इसमें बातें बताया गया था। दूसरा पॉइंट बताएं क्या चीज, 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था, तो उस समय है ना, उस समय क्या चीज किया गया था कि मौलिक अधिकार के बारे में बातें बोले गए थे, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बताएं कि जो मौलिक अधिकार को भाग किस में रखा गया, 3 में। और 3 को कैसे याद रखेंगे, तो मौलिक 3 शब्दों से मिलकर मौलिक, ठीक है ना, मौलिक। तो 3 है ना, 3 अक्षर है, इसके कारण से मौलिक अधिकार को भाग किस में है, 3 में। ट्रिक के द्वारा याद करने की कुछ बातें बताएं।
दूसरा बात ये बताएं कि इसका अनुच्छेद कहां से कहां है, तो 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। फिर अगला पॉइंट बताएं, क्या ये वाद योग है? वाद योग है, वाद योग है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। हाई कोर्ट कैसे जाएंगे? तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके, ठीक है। फिर एक और पॉइंट बताएं कि जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट बताएं क्या चीज, इसका संरक्षण कौन करता है? तो न्यायालय करता है। इसका संरक्षण कौन करता है? न्यायालय करता है। फिर अगला पॉइंट बताएं क्या चीज, कि जो मौलिक अधिकार है उसको पहली बार विश्व में पहली बार है ना किसने दिया था, ठीक है ना। तो सब पहली बार जो 1215 ईस्वी में जॉन किंग ने, ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने सामंतों को कहने पर या उसको है ना उसको उत्तेजित करने पर 1215 ईस्वी में उन्होंने क्या दिया था कि कुछ नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिसको नाम दिया था मैग्ना कार्टा। और वही मैग्ना कार्टा है ना, मैग्ना कार्टा बोलते। तो इसी कारण से जो मौलिक अधिकार को हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं, क्या चीज? मैग्ना कार्टा से। मतलब कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को, है ना। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सभी छोटी छोटी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा किए, ठीक है। अब जो पॉइंट हम लोग अगला कहां पर चर्चा करेंगे, अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35 तक, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, देखो पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये दोनों को एक साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल बोलता है राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा देता है। अब पॉइंट को समझना है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 किसको देता है? तो राज्य की परिभाषा। राज्य कहने का मतलब क्या होगा कि राज्य कहने का मतलब कि उसमें जिसमें 4 प्रकार के अंग होंगे वो एक प्रकार की राज्य कहलाएगा, ठीक है ना। जिसमें 4 प्रकार की तत्व है ना, तत्व होंगे वो एक प्रकार की क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। जैसे कि जिसके पास क्षेत्रफल हो, जिसके पास क्या हो? क्षेत्रफल हो, फिर जनसंख्या हो, फिर उसके बाद फिर क्या चीज हो? उसके बाद फिर उसमें क्या हो? सरकार हो, और सरकार के साथ साथ फिर उसके पास फिर क्या हो? एक तो क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, और वो एक प्रकार की क्या हो? संप्रभु हो, संप्रभु, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब उस पर बाहरी दबाव ना आता हो, ठीक है। तो इन सभी मिलकर एक प्रकार के क्या निर्माण करता है? राज्य का निर्माण करता है, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ठीक है। हमारे पास इस प्रकार क्या है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास भारत देश है, ठीक है ना। अब इस भारत देश एक प्रकार की राज्य है कि नहीं, ठीक है ना, है कि नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखेगा कि भारत देश के पास क्षेत्रफल है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, एक प्रकार की क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब क्या है? देखो ये जो भारत देख रहा है, भारत राज्य है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे भारत देश में क्या है? क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल है, फिर यहाँ पर क्या? सरकार है, जनसंख्या है, जनसंख्या मतलब कि जनता हम लोग है, ठीक है। जनसंख्या भी है। भारत सरकार में क्या, भारत देश में क्या क्या चाहिए? क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, अब क्या सरकार नहीं है? सरकार भी है, और सरकार है साथ साथ में संप्रभु है कि नहीं? संप्रभु कहने का मतलब किसी बाहरी देश का दबाव में है भारत? नहीं है, ठीक है। तो इन चारों तत्व मिलकर एक प्रकार के क्या निर्माण करता है? तो राज्य का निर्माण करता है, ठीक है। ये चारों तत्व जिसमें है वो एक प्रकार की किसका निर्माण कर रहा है? राज्य का निर्माण कर रहा है। और इसमें बहुत सारा उदाहरण के तौर पर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे एसबीआई, ठीक है ना, एसबीआई सरकार के अधीन काम करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एलआईसी ये भी सरकार के अधीन काम करता है। इसका मतलब क्या चीज हो रहा है कि ये सब जितने भी पॉइंट देख रहा है, एसबीआई, एलआईसी, सब इस पे किस में आ जाता है? तो आर्टिकल 12 में आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 12 में मतलब कि राज्य के रूप में आता है, ठीक है ना। तो बातें याद रख लेना क्या चाहिए कि जो भी भारत सरकार की कर के द्वारा चलाया जा रहा है वो एक प्रकार के किसमें शामिल हो जाता है? तो राज्य में शामिल हो जाता है। कर से कहने का मतलब क्या होगा कि जो टैक्स से, पैसे से जो भी संस्था चल रहा है वो एक प्रकार के किसके अंडर में काम कर रहा है? तो भारत सरकार में। और जब कर के अनुसार, टैक्स के अनुसार जब चल रहा है तो उस पर है ना, उस पर आवाज उठाने का अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। मतलब इसलिए एसबीआई बैंक वाले या कोई भी, ठीक है ना, जो कर के पैसे से चल रहा है और किसी प्रकार से अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा है, तो उस पर मतलब क्या कर सकते हैं कि उस पर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होने का आरोप है ना लगा सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा देता है। और राज्य के कितने अंग है? 4 अंग, ठीक है ना। क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और वहां पर क्या होना चाहिए? तो
संप्रभु होना चाहिए, ठीक है। ये चार बातें बताए, एसबीआई, एलआईसी, है ना, आरटीसी फाइल करते हैं, है ना, तो सब किस में आ जाता है, तो आर्टिकल 12 में आ जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या की बात समझ लेना, आर्टिकल 12 किससे संबंधित है, तो ये राज्य की परिभाषा देता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझ लेना, आर्टिकल 13, ठीक है ना, आर्टिकल 13, ये दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, बाकी फिर हम लोग शुरू कहां से करेंगे। मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तो 7 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से अभी तो वर्तमान में 6 है, एक रद्द कर दिया, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दो आर्टिकल छूट जाता है, इसी कारण से दोनों को पहले हम बता देते हैं। पहला हम क्या बताए, राज्य की परिभाषा बता दें। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हमारा क्या हो, हनन हो, ठीक है ना। संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकार में जो 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार, अभी वर्तमान में 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है, उसका यदि जो हनन किसी प्रकार से होता है तो संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारा जो मौलिक अधिकार जो 6 है वो किसी भी प्रकार से क्या हो कि बाधित ना हो, ठीक है ना। संसद वही 13 बोलता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ठीक है ना, कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारा क्या हो, मौलिक अधिकार हनन हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल दोनों समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है और आर्टिकल 13 बोलता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे हमारा मौलिक अधिकार का क्या हो, हनन हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो इतना सभी पॉइंटों पर चर्चा की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मौलिक अधिकार को एक सूत्र में बांधकर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जो 7 है ना उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो चलो ठीक है, अब हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में देखेगा तो मूल संविधान में 7 थे, 7 पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो वर्तमान में देखेगा तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, वो एक क्या है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार 7 कौन कौन है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हो जाता है, पहला हो जाता है समानता का अधिकार। पहला जो होता है समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार जो हम लोग लेकर चलेंगे 14 से 18 तक, पहला। दूसरा जो हम लोग लेकर चलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। तीसरा जो हम लोग लेकर चलेंगे शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, ये जो हो जाएगा 23 से लेकर 24 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा जो हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 5वां जो चर्चा करेंगे है ना, संस्कृति, है ना, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, ठीक है ना, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा कहां से 29 से लेकर 30 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर छठा हो जाता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में, ठीक है। और फिर 7वां जो हमारे पास हो जाता है, 7वां हो जाता है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार जो हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल कितना में हो जाता है, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार, ठीक है ना, उपचार, ये आर्टिकल कितना में हो जाएगा 32 में, ठीक है। देखो हम क्या बताएं कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें 7 प्रकार की है ना मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अभी 7 हमारे पास इस प्रकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार देख रहा है, ठीक है ना, ये जो संपत्ति का अधिकार देख रहा है इसको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया कि मौलिक अधिकार से हटाकर, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या कर दिया गया कि आर्टिकल 300 के ए में डाला गया, यानी 300 के क में एक कानूनी अधिकार बताया गया, ठीक है ना, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। एक पॉइंट हम क्या बोले, पहले बात है समझना, हम बोले कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए थे 7 प्रकार के, लेकिन जो इसमें से एक जो था संपत्ति का अधिकार जो छठा, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, तो कानूनी अधिकार कर दिया। और जो कानूनी अधिकार इसको आर्टिकल किस में डाला गया, 300 के कम है, आर्टिकल किस में डाला गया, 300 के कम है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितने थे, 7, वर्तमान में कितने, 6,
उसमें से किसको हटाया गया? तो संपत्ति को अधिकार को। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसको किस आर्टिकल में रखा गया? तो 300 के ए में रखा गया, 300 के क में रखा गया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। और एक बात और समझो, ठीक है, अभी जो देख रहा है जो संपत्ति का अधिकार किस में आ रहा है? भाग 3 में आ रहा है। भाग 3 में हम चर्चा कर रहे हैं ना, भाग 3 चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इस पर जब हटाया इसको, तो अब इसको डाल दिया कहां पर? तो 12 में, ठीक है ना। भाग किस में डाल दिया गया? तो 12 में, ठीक है ना। अभी बोलेगा कि संपत्ति के अधिकार को हम लोग किस भाग में अध्ययन करते हैं? तो भाग 12 में अध्ययन करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये सभी पॉइंटों पर हम चर्चा की, ठीक है। अब देखो पॉइंट को समझना, हम चर्चा कहां कर रहे हैं कि मूल संविधान में जो देखेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था? 7 था। किसको हटाया? छठा। किसको? संपत्ति को, अधिकार को। तो अभी कौन कौन सा हम अध्ययन करेंगे? तो है ना, समानता का अधिकार अध्ययन करेंगे, स्वतंत्रता, शोषण के विरोध, फिर है ना शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर संस्कृति, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब 6 को ही लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। और 6 में जितने भी आर्टिकल होगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? समानता के अधिकार से, ठीक है ना। हम शुरुआत कहां से करते हैं? समानता के अधिकार से शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान दो, देखो समानता के अधिकार में देखेगा तो टोटल हमारे पास देख रहा है क्या चीज? समानता के अधिकार में टोटल कितने आर्टिकल आते हैं? देखो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल बहुत ही लोगों को फंसा देता है कि इसमें जो टोटल आर्टिकलों की संख्या कितना है? तो 14 से लग रहा है 18, मतलब 4 आर्टिकल, ठीक है। लेकिन नहीं, इसमें टोटल जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते कितने? 5। क्यों? क्योंकि देखो 14, 15, 16, 17 और 18, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी टोटल आर्टिकलों की संख्या कितना पढ़ते हैं? 5, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला 14 हो जाएगा, दूसरा 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है कि पूछा गया, आईएएस में सवाल ही पूछा गया था, ठीक है ना। जब घटना चक्र उठाएगा ना तो इस सवाल को देख लेना कि जो आर्टिकल जो समानता का अधिकार बोल रहा है उसमें कितने प्रकार के आर्टिकल है? तो 5 प्रकार के आर्टिकल है, ठीक है ना, है ना। ऐसे ऑप्शन में 4 था, ठीक है ना। तो 4 नहीं बल्कि इसमें कितने आर्टिकल पढ़ने के लिए आता है? 5 को, ठीक है ना, 5, ठीक है। अब देखो ध्यान, समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में सबसे पहला 14 पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है? कहता है कि विधि के समझ सभी समान है। विधि के समझ सभी क्या है? समान है। विधि के समझ सभी समान है। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 14। विधि के समझ सभी समान है, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि कानून के प्रति सभी क्या है? समान हो। चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, हम प्रधानमंत्री हो, ठीक है, या कोई भी मुख्यमंत्री हो, या किसी भी प्रकार की पदाधिकारी है, वो कानून के सामने सभी क्या होंगे? समान होंगे। गरीब हो, अमीर हो, कानून के सभी सामने क्या हो? कानून के सामने सभी क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। मतलब कानून जो देखेगा सबको एक नजर से देखेगा। ये किस में बोला गया? तो आर्टिकल 14 में बोला गया। मतलब विधि मतलब कानून के समझ सभी क्या है? समान है, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल बोलता है 15 कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, ठीक है ना, भेदभाव निषेध। मतलब क्या होगा कि किसी को धर्म के आधार पर, किसी को धर्म के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं कि किसी को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को जाति के आधार पर प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, किसी को जन्म स्थान पर प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, और किसी को लिंग के आधार पर, लिंग कहने का मतलब कि स्त्री हो या पुरुष हो, इन दोनों पर के प्रति स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, ये तीनों के प्रति ऐसा भेदभाव नहीं लाना जिससे क्या होगा कि हमारा जो मौलिक अधिकार 15 क्या हो? हनन हो, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। या कोई भी व्यक्ति नहीं बल्कि सरकार या कोई व्यक्ति भी करता है तो वो क्या कर सकता है? फिर वही बातें आ जाता है इसमें कि मौलिक अधिकार में जो हमें दिया गया अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का धर्म के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, फिर लिंग के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, या जाति या जन्म स्थान के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या कहां जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला बताएं विधि के समझ सभी समान है, मतलब कानून के सामने सभी समान है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक है। फिर 16 पॉइंट क्या कहता है? 16 पॉइंट क्या कहता है? 16 पॉइंट कहता है कि लोक नियोजन
लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कहने का मतलब कि लोक नियोजन, लोक नियोजन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सरकारी जॉब हो, कोई भी सरकारी जॉब हो, उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा, मतलब किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति हो, सिख ईसाई कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, उसको सरकारी नौकरी में क्या चीज किया जाएगा कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 16 बोलता है। और किसी के साथ भेदभाव ऐसा होता है तो फिर कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मौलिक अधिकार क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। ठीक है, तो 16 में बोलता है क्या चीज? लोक नियोजन में समान अवसर, मतलब सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। ठीक है, फिर 17 जो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को बोलते हैं छुआछूत, है ना, छुआछूत, छुआछूत का अंत। ठीक है ना, तो अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत हो जाएगा। और 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है ना, 16 है ना, 17 18 को 17 को समझना क्या चीज? छुआछूत। छुआछूत कहने का मतलब क्या होगा कि किसी के प्रति कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रति, जैसे डोम हो, चमार हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा हो कि उसके प्रति छुआछूत का भेदभाव नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आर्टिकल 17 बोलता है क्या चीज? अस्पृश्यता का अंत। यदि जो इस प्रकार की भेदभाव रखते हैं तो फिर वो व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू जाएगा? 32। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू? तो 226 के तहत वो तुम्हारे ऊपर किया है ना, तुम्हारे ऊपर मौलिक अधिकार का हनन करने का आरोप लगा सकता है वो व्यक्ति। ठीक है ना, तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत बोलता है। बहुत ही बार सवाल पूछा, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का। उपाधियों करने का मतलब नहीं होता राव साहब, राजा साहब, ठीक है ना, फिर जैसे है ना राव साहब, राजा साहब, और किसी भी प्रकार का क्या करता है कि वो अपने पीछे जो टाइटल लगाता है, ठीक है, तो जो उपाधि ग्रहण कर रहा है ना, या सर लगाएगा, ठीक है ना, तो जो सर लगा रहा है पीछे, ठीक है, तो जो उपाधि हो गया, और उस उपाधि को रखने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 18 बोलता है। लेकिन इसमें अपवाद के तौर पर, जैसे सैनिक है, भारत रत्न पाए गए व्यक्ति है, ठीक है ना, पद्मश्री पाए गए व्यक्ति है, तो उन लोग लगा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो अन्य व्यक्ति है, ठीक है ना, जो अन्य व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की उपाधियों का धारण नहीं करेगा। ठीक है, नहीं कौन बोलता है? तो आर्टिकल 18 बोलता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो पहला हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि समानता का अधिकार में टोटल कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है, और पांचों आर्टिकल को हम एक एक पॉइंट के है ना थ्रू समझे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष सभी समान होगा, मतलब कानून के सामने सभी बराबर होंगे। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध, मतलब किसी को धर्म देकर उसे है ना, उसे किसी भी प्रकार का धर्म देकर उसको है ना, धर्म देकर किसी के साथ है ना दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 15 बोलता है। फिर आर्टिकल 16 क्या बोलता है? तो है ना, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन में समान अवसर, मतलब सरकारी नौकरी हो गई, जॉब हो गई, उसमें सभी को क्या चीज मिलेगा? समान ऑफर मिलेगा। ठीक है ना, समान अवसर मिलेंगे। ठीक है ना, तो 16 बोलता है। 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत बोलता है। और 18 बोलता है उपाधियों का अंत बोलता है। ठीक है, और एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना सभी पॉइंट पर चर्चा किए। ठीक है, अब जो अगला जो पॉइंट हम चर्चा कहां पर करेंगे? स्वतंत्रता पर। अब स्वतंत्रता में कितने आर्टिकल हैं? 19 से लेकर 22 पर। ठीक है ना, तो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे? स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता के अधिकार में देखेगा तो इसमें जो टोटल आर्टिकलों की संख्या कितना हो जाता है? एक तो 19 पढ़ेंगे, एक 20 पढ़ेंगे, और एक 21 पढ़ेंगे, और एक क्या चीज पढ़ेंगे? एक 22 पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 आर्टिकल हमें पढ़ने के लिए आता है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, लेकिन उसमें से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 19। ठीक है ना, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्य कहने का मतलब क्या है? वाक्य कहने का मतलब क्या होगा कि जो आर्टिकल 19 है, वाक्य मतलब हमें बोलने की आजादी देती है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि जो भी हम सरकार के प्रति कुछ भी बातों को बोल देते हैं, तो ये जो आजादी हमें देता है आर्टिकल 19 देता है। ठीक है ना, आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, यानी कि सरकार के प्रति कुछ बोलने का आजादी कौन देता है? तो आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, तो वही लिखा है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 21 आर्टिकल में बोला गया, तो आर्टिकल 19 में बोला गया। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में बहुत सारे क्लॉज में पढ़ने के लिए आता है। ठीक है ना, क्लॉज। ठीक है, जैसे 19 का 1 क्लॉज,
19 का 2 क्लॉज, ठीक है ना, 19 का 3 क्लॉज, ठीक है ना, 19 का 4 क्लॉज, 19 का 5, ठीक है, 19 का 6, ठीक है। तो ये 6 को हमें एक साथ सूत्र में बांधकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो क्या जी, हमारे पास इस प्रकार कोई लड़का है, ठीक है ना, या भी बोल सकते हम लोग कि कॉकरोच जनता पार्टी है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं क्या चीज, कॉकरोच जनता पार्टी है, ठीक है ना, CGP है, ठीक है ना, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये क्या करेगा, ये चारों ये छो को जो है ना, छो को एक लाइन में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ये जो देख रहा है कॉकरोच जनता पार्टी है, ठीक है ना, दीपक है ना, दीपक जी, ठीक है, हमारे पास आ गए दीपक जी, ठीक है ना। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष दीपक जी हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले सरकार के प्रति कुछ आवाज उठाएंगे, ठीक है ना, सरकार के प्रति कुछ आवाज उठाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो बोलने की स्वतंत्रता है ना, सरकार के प्रति आवाज उठाएंगे, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो दीपक जी हैं वो क्या करेंगे, सरकार के प्रति आवाज उठाएंगे, मतलब बोलने की शुरुआत करेंगे। तो बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, ठीक है। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या किया कि सरकार के प्रति कुछ बोला, तो ये 19 में, ठीक है ना, 19 के 1 में, ठीक है, 19 के 1 में ये जो बोलने की आजादी दिया, ठीक है। दूसरा, अभी जो बोला तो बोलने से तो कुछ होगा सरकार को नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो दीपक जी हैं वो क्या करेंगे, वो आकर ये क्या करेगा कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के वो क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन कर सकते हैं, दीपक जी, ठीक है ना, CGP मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो क्या करेंगे, पहले तो सरकार के प्रति बोलेंगे। तो 19 के 1 में क्या बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी, ठीक है। फिर शांतिपूर्वक और बिना हथियार के वो क्या कर सकता है, सभा बना सकता है, ठीक है ना। अब तीसरा में क्या करेंगे, वो दीपक जी क्या करेंगे, अब आगे चल के क्या करेंगे कि शांति है ना, शांतिपूर्वक और सभा बनाकर क्या कर रहे हैं, सरकार के प्रति आवाज उठा रहे हैं, आवाज नहीं सुन रहा है, तो अब वो क्या करेंगे, संघ बनाएंगे। वो क्या करेंगे, संघ बनाएंगे, ठीक है ना, संघ। तो संघ बनाने का अधिकार किसमें दिया जाता है, तो 19 के 3 में, ठीक है। अब संघ बनाकर वो क्या करेंगे कि अब संघ बना लिया तो एक जगह थोड़ी रहेंगे, ठीक है ना, वो लगातार घूम घूम कर क्या करेंगे, सरकार के प्रति विरोध जताएंगे, ठीक है ना। तो देश में है ना, मतलब कि भारत देश में कहीं पर भी है ना घूम सकते हैं, ठीक है ना, या निवास कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है ना, घूम सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आवागमन कर सकते हैं, ठीक है ना, आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। अब घूम सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब आवागमन कर रहे हैं फिर भी आवाज सरकार नहीं सुन रहा है, ठीक है ना, बहुत जगहों पर हम घूमना शुरू किए, ठीक है। अब वहां पर घूमना शुरू किए तो वहां पर हम निवास भी कर सकते, वहां पर रहेंगे, क्योंकि केवल घूम तो है ना, मतलब किसी भी राज्य, अलग राज्य में गए तो वहां पर रहने की भी नौबत आ सकती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब वहां पर हम क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ठीक है ना, निवास कर सकते हैं, ठीक है ना, निवास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वहां पर निवास कर लिए, और निवास करने के बाद फिर क्या होगा कि हमें मान लो कि किसी प्रकार से बैलेंस की जरूरत पड़ता है, क्योंकि अब देखो है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि भूखे पेट हम लगातार पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और कमाए नहीं, कुछ बैलेंस को नहीं अर्जित करें, ठीक है ना। तो नहीं, बैलेंस को अर्जित करने के लिए फिर क्या करेगा, तो व्यापार करेगा, ठीक है, दीपक जी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। तो इस सभी पॉइंटों को एक बार लाइव में बताने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले, बातों को समझना। 19 आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता देता है कौन, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 ने 6 प्रकार के क्लॉज पढ़ने के लिए आता है, जिसमें सबसे पहला हम उदाहरण के तौर पर समझे कि जो CGP के जो अध्यक्ष है दीपक जी, वो क्या करेंगे, पहले सरकार के प्रति बोलेंगे, बोलने से नहीं मान रहा है तो शांतिपूर्वक अब बिना हथियार के सम्मेलन करेंगे। अब इस सम्मेलन करने से भी नहीं मान रहा है तो फिर वो एक संघ बनाएंगे। संघ बनाने से भी बातें नहीं चल रहा है तो पूरे देश में घूम घूम कर मतलब आवागमन करेंगे, ठीक है। आवागमन करने से भी बातें नहीं बन रहा है तो फिर वहां पर वो निवास कर लेंगे, ठीक है ना, और निवास वहां रहना शुरू कर लेंगे, ठीक है ना, निवास करना शुरू कर लेंगे। अब निवास करना शुरू करेंगे फिर भी आवाज सरकार नहीं सुनेगा तो कुछ व्यापार करके जीवन फिर अपना चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सरकार बहरा सुन ही नहीं रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो सभी पॉइंट को हम लोग आर्टिकल किस में पढ़े, तो 19 में पढ़े, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, तो आर्टिकल 19 पर चर्चा किए, इसमें 4 आर्टिकल पढ़ने के लिए आता, तो 19 हम लोग कंप्लीट किए। अब आर्टिकल कहां पर चर्चा करेंगे, 20 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, बातों को समझना, ठीक है। आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के दोषपूर्ण के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना, अपराधों के दोषपूर्ण के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना, अपराधों के दोषपूर्ण के संबंध में संरक्षण, ठीक है। देखो
इस यानी कि 20 में, ठीक है ना, 20 में बोलता है अपराधों के दोषपूर्ण होने के संबंध में संरक्षण। मतलब कोई व्यक्ति है अपराध कर दिया, ठीक है ना, तो अपराध कर दिया तो अपराध करने पर हमें क्या क्या चीज अधिकार दिए जाते हैं, ये आर्टिकल किस में बताया गया, 20 में बताया गया, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें 3 प्रकार के हमें क्या चीज दिया जाता है ना, मौलिक अधिकार दिए गए। 20 आर्टिकल 20 में क्या बोला है, अपराधों के दोषपूर्ण सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराधों को दोषपूर्ण सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की हमें संरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला दिया जाता है क्या चीज, एक अपराध के लिए एक ही सजा, ठीक है। दूसरा दिया जाता है खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और फिर तीसरा जो दिया जाएगा उसी कानून के तहत सजा दिया जाएगा, ठीक है। देखो एक बार हम लय में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 20 क्या बोलता है, अपराधों के दोष सिद्धि होने के संबंध में 3 प्रकार के अधिकार हमारे पास है, ठीक है ना। 3 प्रकार के अधिकार हमारे पास है। सबसे पहला अधिकार क्या है कि एक है ना, जिस वक्त हम कोई भी यानी जिस वक्त कोई भी हम क्या किए कि कोई भी प्रकार के अपराध किए, ठीक है, तो उसका जो भी अपराध किए उस समय जो सजा था उसी के आधार पर हमें सजा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या चीज कि अभी हम मान लेते हैं क्या चीज, आज 20 है ना, 20 जून जो भी है, ठीक है। तो 20 जून के हम क्या चीज किए कि किसी को हम रेप किए, ठीक है ना, मान लेते किसी कारणवश से, ठीक है ना। तो उस समय सजा था रेप का क्या चीज, उम्र कैद की सजा था। अब हम 20 तारीख को ऐसा घटना किए तो उस समय तक सजा था क्या चीज, उम्र कैद का, ठीक है। लेकिन 21 तारीख को सरकार है ना, मतलब संसद क्या कर दिया कि कानून पारित कर दिया क्या चीज कि जो भी व्यक्ति अब रेप करेगा उसको डायरेक्ट फांसी दिया जाएगा, ठीक है। तो फांसी इसको ना पढ़कर उसको क्या चीज होगा, उम्र कैद होगा। क्यों, क्योंकि 21 तारीख से है ना, कानून बनने से पहले वो अपराध किया, ठीक है। कानून बनने से पहले अपराध किया तो उसको उसी समय के अनुसार सजा दिया जाएगा जिस समय वो क्या चीज किया था, वो जिस समय वो अपराध किया था, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग दूसरा पॉइंट क्या समझे कि खुद के विरोध में गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब कि खुद के प्रति अब पुलिस पकड़ के ले गई, अब बोलियो है ना, जबरदस्ती हमें क्या बोला है कि आप है ना, आप अपराध को स्वीकार करो, ठीक है। अब जाकर कोर्ट में ऐसा बोला है कि स्वीकार करो तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हमें अधिकार कौन देता है ना, आर्टिकल 20 अधिकार देता है कि ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। खुद के प्रति गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो फिर उसके प्रति फिर मानहानि का दर्जा लगा, मौलिक अधिकार का हनन का दर्जा है ना, उस पर दर्जा का है ना केस दर्ज कर सकते हैं, मौलिक अधिकार का हनन का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो 2 पॉइंट इसमें समझे। और तीसरा पॉइंट इसमें एक और पॉइंट हम बताना है ना, बताइए क्या चीज, एक अपराध के लिए एक ही सजा। एक अपराध के लिए क्या होता है, एक ही सजा। एक अपराध के लिए एक ही सजा, ठीक है। देखो आर्टिकल 20 को समझना अच्छी तरह से, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति अपराध कर सकता है, ठीक है ना। अब अपराध करेगा तो उसको सजा है ना। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कौन कौन सा अधिकार है ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। पहला हम क्या बोले कि 20 में आर्टिकल 20 में क्या बोलता है, अपराधों के दोष सिद्ध हो गया तो उसके प्रति संरक्षण, ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रकार की संरक्षण हमारे पास है। एक तो सबसे पहले खुद के प्रति गवाही नहीं दे सकते, खुद जबरदस्ती हमको गवाही नहीं दिवा सकता है। दूसरा, हम खुद के प्रति गवाही नहीं दिवा सकता है, पहला। दूसरा, जिस वक्त हम अपराध किए और जिस वक्त जो कानून बना था उसी के आधार पर हमें सजा मिलेगा। और फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। मतलब किसी को हम रेप किए तो उसका एक ही सजा होगा, रेप का जो सजा है वही होगा, ठीक है। अन्यथा उस पर और किसी भी प्रकार का ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, ठीक है ना, है ना। रेप वाले बातें बार बार बोल रहे हैं, ऐसा कोई करना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते किसी भी प्रकार से किसी को ऐसा हो, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो ये आर्टिकल हम कहां पर चर्चा किए, 20 तक, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब जो आर्टिकल हम लोग 21 चर्चा करेंगे और आर्टिकल 22, ठीक है ना। आर्टिकल 21 क्या कहता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 21 थोड़ा सा पॉइंट को समझना, ठीक है ना। यहां पर हम वो पॉइंट को ऐड करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। आर्टिकल 21 बोलती है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किस में दिया जाता है, आर्टिकल 21 में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार सवाल पूछते रहता है कि आर्टिकल 21 में क्या है, मतलब प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बोला गया, तो आर्टिकल 21 में बोला गया, आर्टिकल 21 में बोला गया, ठीक है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता यानी कि इसको बोल सकते हैं कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 21 में। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 में, ठीक है। ये पॉइंट को समझना, ठीक है ना। इस पॉइंट को समझना क्या चीज, जीवन जीने का अधिकार, क्या इसका मतलब क्या होता है कि जैसे क्या कर सकते हैं
कि शुद्ध वातावरण हमें चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पानी पिएंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। स्वच्छ वायु लेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और साथ साथ में क्या करेंगे कि जो स्वच्छ वातावरण और साथ साथ में स्वच्छ पोषण लेने का जितने भी अधिकार देख रहा है, ये सब आर्टिकल किसमें बोला गया, 21 में। और इसमें एक और आर्टिकल को ऐड किया गया, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार किसमें शामिल किया गया, तो आर्टिकल 21 में। निजता का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 21 में। निजता का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 21 में, ठीक है। और फिर इसी का एक क्लॉज बनता है आर्टिकल 21 का ए, ठीक है, 21 का ए बोल सकता है। इसको क्या चीज किया गया था कि 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा एक ऐड किया गया था क्या चीज कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार, निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी कौन, सरकार, ठीक है। इसको कब आर्टिकल कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। देखो हम क्या बोले कि आर्टिकल 21 का ए किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 21 का ए संबंधित है 86वां संविधान संशोधन 2002 से, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 जब हुआ था तो उसमें आर्टिकल 21 का ए शामिल किया गया था। और उसमें बोला गया था क्या चीज कि जो भी व्यक्ति, जो भी मतलब जो बच्चे होंगे 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको क्या चीज किया जाएगा, सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसी कारण से देखा होगा कि हर एक गांव में क्या चीज का है ना, क्या चीज का निर्माण किया जाता है, तो स्कूलों का निर्माण किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा एक मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक तो हमें क्या चीज हो कि निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ये आर्टिकल किस में जोड़ा गया, तो आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आर्टिकल 21 का ए हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस सभी पॉइंटों को हम एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सभी पॉइंट जो आर्टिकल बताएं उसको, फिर उसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक बार सभी बातों को लय के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हम क्या बताए थे, हम चर्चा कर रहे थे क्या चीज कि जो हमें विभिन्न प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो मौलिक अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में 7, लेकिन एक जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटाकर उसको कानूनी अधिकार कर दिया और उसे डाला गया तो आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया, ठीक है। तो अब मौलिक अधिकार हमारे पास कितना बच गया, 6। तो 6 में हम पहला चर्चा क्या किए, समानता का अधिकार। पहला चर्चा क्या किए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां, 14 से 18। फिर हम चर्चा किए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां, 1919 से लेकर 22 तक, ठीक है। तो पहला समानता का अधिकार में आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष सभी समान है, मतलब कानून के सामने सभी समान है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि आर्टिकल 16 क्या चीज बोलता है कि जो सरकारी है ना जॉब होंगे, ठीक है ना, सरकारी जॉब होंगे उसमें सभी को समान है ना, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, मतलब लोक नियोजन में समान अवसर, ठीक है। फिर 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत बोलता है, मतलब छुआछूत का अंत, ठीक है। 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत, मतलब राजा महाराजा राव साहब इस प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता, आप बाद में बोले क्या है, ठीक है। फिर 19 क्या बोलता है, तो बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें एक बात याद कर लेना कि जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में ही आता है प्रेस की स्वतंत्रता, 19 के ए में क्लॉज 1 के बोलने की जो स्वतंत्रता है उसमें प्रेस भी आ जाता है। तो प्रेस को किस आर्टिकल में रखा गया, 19 के 1 में, ठीक है ना। तो बोलने की स्वतंत्रता है ना 19 का ए में, और इसको एक उदाहरण के तौर पर समझे, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर समझे कि पहले बोल सकते हैं, फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन करेंगे, अब सम्मेलन से नहीं माना तो फिर संघ बनाएंगे, संघ से भी सरकार नहीं मान रहा है तो फिर घूम घूम कर, ठीक है ना, घूम घूम पर प्रचार प्रसार करेंगे, फिर वो घूमते घूमते थक गए तो निवास कर लेंगे वहां पर, और निवास करने के बाद फिर क्या कर लेंगे कि निवास करके बाद कुछ व्यापार करके फिर हम अपना पेट रोजी रोटी चला सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारा बात सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर चर्चा की 20 पर अपराधों के सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। तो इसमें 3 प्रकार की दिया गया था। 20 क्या बोलता है, अपराधों को सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। तो 3 प्रकार के इसमें दिया जाता है, 3 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया जाता है। तो मतलब खुद के प्रति गवाही नहीं दे सकते हैं, जिस वक्त हम क्या किए कि किसी भी प्रकार की घटना का अंजाम दिए, ठीक है, यानी कहने का मतलब जिस वक्त हम अपराध किए और जो कानून था उसी के कानून के आधार पर हमें सजा मिलेगी, ठीक है। तीसरा, एक कानून एक जो हम क्या किए, एक अपराध किए तो उसका एक ही सजा देगा, 2 सजा नहीं मिल सकता, ठीक है। एक बार के एक अपराध किए उसको एक ही बार सजा मिल सकता, दोबारा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इतना सभी पॉइंट पर चर्चा की। फिर आर्टिकल 21 क्या बताए, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। इसी में जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के
पार्ट नंबर 2 वीडियो पर, जिसमें हम बातें किन किन बिंदुओं पर करेंगे, तो निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम बातें कहां पर चर्चा कर रहे थे, हम जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तो उस समय बहुत सारा पॉइंट बताए थे, ठीक है। मौलिक अधिकार के पार्ट नंबर 1 वीडियो में अभी तक नहीं देखे तो जाकर उसको देख ले, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार के पार्ट नंबर 1 वीडियो में बहुत सारा बातें बताए थे। जैसे बताए थे क्या चीज की मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार को कितने प्रकार के हैं, और मौलिक अधिकार के किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना उस पर चर्चा कर है ना, तो उस पर चर्चा हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट नंबर 2 वीडियो पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, है ना, इस प्रकार के विभिन्न बिंदु होगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, तो उसमें हम चर्चा किए थे क्या चीज कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। लेकिन अभी जो मौलिक अधिकार वर्तमान में देख रहा तो वर्तमान में 6 थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला बताए थे समता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार पहला बताए थे, ठीक है, जो 14 से 18 तक आर्टिकल था। दूसरा बताए थे स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक था, ठीक है। फिर तीसरा बताए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हो जाएगा 23 से लेकर 24 आर्टिकल तक, ठीक है। फिर चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये आर्टिकल हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर पांचवा बताए थे क्या चीज, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार ये हो जाएगा 29 से लेकर 30 तक, 29 से आर्टिकल लेकर 30 तक हो जाएगा, ठीक है। और छठा बताए थे संपत्ति का अधिकार, छठा था संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में था। और फिर सातवां जो बातें बताए थे, तो सातवां जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हो जाएगा आर्टिकल 32 में, ठीक है। पॉइंट को समझना, देखो हम पिछले वीडियो में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें आर्टिकल 21 तक चर्चा किए थे। आज हम लोग आर्टिकल 22 से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन बात समझने वाली बात क्या चीज है कि यदि आप पहले वीडियो नहीं देखते हैं तो ये जितनी भी बातें बताएंगे वो बाउंस कर जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसलिए पार्ट 1 वीडियो देखकर ही पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से बातें समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो हम क्या बोले कि जब हम मौलिक अधिकार पर चर्चा किए थे तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, ठीक है। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार, छठा जो संपत्ति का अधिकार है, इसे समाप्त कर दिया गया। और समाप्त किया गया था कब? जब 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस जो संपत्ति का अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल डाला गया 300 के कम में डाला गया, ठीक है। ये सभी बातें हम पीछे क्लास में बताए थे और हम चर्चा कर चुके थे समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक बता दिए थे। अब आज चर्चा करेंगे हम लोग कहां पर? 22 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट को समझना कि आर्टिकल 22 क्या कहता है, ठीक है। अब बातों को समझते हैं कि आर्टिकल 22 क्या कहता है, ठीक है। देखो, अब यहां पर समझना आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। देखो, एक था आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 था अपराधों के संबंध में संरक्षण, अपराधों के संबंध में संरक्षण। यानी कहने का मतलब इसमें है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। आर्टिकल 20 है अपराधों के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी। पहले अपराध करेंगे तभी तो गिरफ्तार करेगा, पहले अपराध करेंगे तभी तो गिरफ्तार करेगा। यानी कहने का मतलब कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। पहले हम लोग क्या करेंगे? अपराध करेंगे, अपराध करेंगे मतलब आर्टिकल 20, पहले अपराध करेंगे तो अपराधों के लिए कुछ संरक्षण था। और ये जो आर्टिकल 22 पढ़ रहे हैं इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो दिया जाता है मौलिक अधिकार में, वो 3 प्रकार के दिया जाता है, ठीक है ना, 3 प्रकार के। सबसे पहला जो अधिकार दिया जाता है, ठीक है ना, पहला अधिकार, ठीक है, पहला अधिकार दिया जाता है कि जो व्यक्ति हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है उसको हम पूछेंगे कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मतलब कारण जानने की अधिकार, ठीक है ना, कारण जानने की अधिकार, है ना। क्या बोले कि मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल अनुच्छेद 22 से गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है, जिसमें हम क्या बोले कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है तो उससे पूछेंगे, हमें कारण जानने का अधिकार है, ये हमें हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है कि आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, ये हमें कारण जानने की अधिकार है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। दूसरा
जब कारण जान लिए तो अब कारण जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि गिरफ्तार कर लिया है ना, मान लो कि गिरफ्तार कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि मनपसंद हम वकील चुन सकते हैं, ठीक है ना, मनपसंद वकील चुन सकते हैं, ठीक है ना। ये चुनने का अधिकार हमें कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। पहले हम कारण जानेंगे, कारण जानने के बाद फिर मनपसंद कानूनी सलाह लेंगे, ठीक है ना, मनपसंद वकील या कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी हमारा क्या, मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जब गिरफ्तार भी कर लिया, ठीक है ना, मनपसंद कानून चुन लिए, है ना, मानो मनपसंद कानूनी सलाह ले लिए, ठीक है, और तब भी हमें गिरफ्तार कर लिया, तो अब उसको क्या करना होगा कि 24 घंटा के अंदर तुम्हें नजदीकी न्यायालय के पास ले जाना होगा, ठीक है। ऐसा यदि जो नहीं करता है तो फिर क्या हो सकता है कि हमारा मौलिक अधिकार का क्या होगा, हनन होगा। और जब मौलिक अधिकार का हमारा हनन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जाएंगे तो हमें क्या करेगा, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे कि 5 प्रकार के रीट, हम आगे चर्चा करेंगे, 5 प्रकार के रीट जारी करेंगे, ठीक है। लेकिन बातें अभी यहीं पर रखते हैं, ठीक है। हम क्या बोले कि आर्टिकल है ना, आर्टिकल 22 या अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 था अपराधों के संबंध में, आर्टिकल 22 अपराधों गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कितने प्रकार के दिया जाता है, 3। पहला क्या बोले कि मनपसंद वकील चुनना, पहले क्या हम कारण जानेंगे कि क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा हम क्या करेंगे कि मनपसंद वकील चुन सकते हैं या कानूनी सलाह ले सकते हैं, मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और तीसरा, जब गिरफ्तार कर लिया तो जो गिरफ्तार किया है तो हमें 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष क्या चीज करना पड़ेगा कि न्यायालय के समक्ष ले जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें नजदीकी जो न्यायालय उनके पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें 2 अपवाद पॉइंट समझना। पहला पॉइंट समझना क्या चीज कि जो आवागमन में जो समय लगेगा उसको हटा दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट समझना कि इसमें निवारक निरोध कानून इस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। निवारक निरोध कानून, ठीक है, इस बातों को समझना। निवारक निरोध कानून क्या कहता है, निवारक निरोध कानून क्या कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा बातें बोलने से या किसी व्यक्ति को बाहर रहने से, मतलब कि मान लो क्या चीज हमारे देश के, है ना, देश के बाहर, सॉरी, हमारे देश के आंतरिक भाग में कहीं पर रहने से वहां पर उस क्षेत्र की अखंडता और एकता पर प्रभाव पड़ता है, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है कि जो उस व्यक्ति को, पॉइंट को समझना, हम क्या बोले कि निवारक निरोध कानून कहने का मतलब क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति को बाहर रहने से, मतलब कि हमारे जो भारतीय क्षेत्र है उसी क्षेत्र में कहीं और रहने से या जेल की बाहर रहने से किसी भी प्रकार के भारत की एकता और अखंडता पर किसी भी कारण से प्रभाव पड़ता है, तो उस व्यक्ति को क्या चीज किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसको ऐसा नहीं कि उस पर और उस व्यक्ति पर ये 3 प्रकार के कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, इसमें तीन बातें उस पर लागू नहीं होगा। इसमें से कारण को छोड़कर ये बातें वहां पर लागू नहीं होगा कि 24 घंटा के अंदर हमें न्यायालय में पेश किया जाए, ठीक है ना, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए। ये अपवाद में बातें बता रहे हैं। जो निवारक निरोध कानून है ये अपवाद में होता है, ठीक है ना, जिससे बोलते हैं नजरबंदी कर देना, ठीक है ना, जिससे क्या बोलते हैं, नजरबंदी कर देना, ठीक है। मतलब उसको, है ना, एक ऐसे स्थान पर ले जाकर रखना ताकि वहां पर किसी भी प्रकार के कांटेक्ट उसका कट जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार से उसका कांटेक्ट ना हो किसी अन्य व्यक्ति से, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकता है, ठीक है ना, है ना। भारत की जब एकता और अखंडता पर बात आएगी तो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया कि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 प्रकार के कारण पूछने पर 24 घंटा के अंदर न्यायालय के पास ले जाना और मनपसंद कानूनी हम सलाह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 24 घंटा का कानून किस पर लागू नहीं होता, निवारक निरोध कानून पर, ठीक है। निवारक निरोध जो कानून है, ठीक है ना, मतलब कोई व्यक्ति को, है ना, कोई व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है, जब भारत की एकता और अखंडता की बात आएगी तब, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा आर्टिकल 22 में किन-किन बातों पर, है ना, किन-किन बातों को बताएं, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब हम लोग अगला पॉइंट चर्चा करेंगे शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जो मौलिक अधिकार जो 6 दिए थे, ठीक है ना, वर्तमान में जो 6 है उसमें से 2 हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पहला समानता का अधिकार कंप्लीट करवा चुके हैं, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट करवा चुके हैं, तीसरा हम लोग क्या चर्चा करने वाले, शोषण के विरोध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरोध अधिकार, ठीक है ना। ठीक है, देखो शोषण के विरोध अधिकार,
शोषण के विरोध अधिकार, ठीक है ना। तो शोषण के विरोध के अधिकार ये बोले कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 शोषण के विरोध के प्रति अधिकार देता। इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है, दोनों को समझना। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्या कहता है कि इसमें बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बालात श्रम, ठीक है, या देह व्यापार, ठीक है ना, देह व्यापार या देह व्यापार, इसी को बोल सकता है क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, देह व्यापार या मानव दुर्व्यापार, ठीक है ना, मानव व्यापार, ठीक है ना, मानव व्यापार। 3 पॉइंट को समझना। हम क्या बोले? अनुच्छेद 23 में क्या है कि बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी और देह व्यापार या दुर्व्यापार, ठीक है ना। तो इस प्रकार की या मानव व्यापार इस प्रकार की घटना पर रोक लगाता है कौन? अनुच्छेद 23। मतलब इस प्रकार की घटना आप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब मानव व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, और मानव व्यापार के साथ साथ बालात श्रम नहीं करवा सकते, मतलब बालकों के द्वारा श्रम नहीं करवा सकते, ठीक है ना। फिर तीसरा हम क्या बोले कि जैसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है ना, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल किसमें बोलता है? 23 में बोलता है, ठीक है। अब आर्टिकल 24 क्या बोलता है, ठीक है ना। आर्टिकल 24 को ध्यान देना। आर्टिकल 24 और 14 ये बातों को ध्यान रखना। 24 14 मतलब इसका भी पीछे 4 है, इसका भी पीछे 4 है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को, ठीक है ना, कोई भी जो व्यक्ति होगा जिसका उम्र 14 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से व्यक्ति का, जिस बच्चे का उम्र कम होगा उसको क्या करना है? उसको खनन या फिर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री वगैरह में काम पर निषेध मतलब काम पर रोक लगाता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 24 को बात एक समझना। आर्टिकल 24 मतलब 24 से इसको कैसे याद रखेंगे? 14 से, इसका पीछे भी 4, इसका पीछे भी 4, ठीक है। 14 में क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों और खनन में काम करने से रोक लगाता है। कौन लगाता है? तो आर्टिकल 24 लगाता है। आर्टिकल 24 रोक लगाता है, ठीक है। देखो शोषण के विरुद्ध देख रहे, अब मान लो क्या चाहिए, ये शब्द को पकड़ना। शोषण किसको होगा? जैसे जब किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करवाया जाएगा तब शोषण होगा, जब किसी का देह व्यापार किया जाएगा तब शोषण होगा, ठीक है। और फिर दूसरा बालात श्रम करवाया जाएगा तो एक प्रकार की शोषण हो जाता है, ठीक है ना, शोषण में आ जाता है, ठीक है। फिर बताएं क्या चाहिए कि 24 आर्टिकल 24 और इसको याद रखेंगे 14 से, ठीक है ना, 24 14। तो 14 वर्ष से कम उम्र के जब बच्चों को किसी भी प्रकार से खनन जहां पर क्या हो कि जो बच्चों की जो शारीरिक बनावट है उसकी ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना, उस जगहों पर काम करने से रोक लगाता है कौन? अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 इस प्रकार की रोक लगाता है, ठीक है। तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था इस पर चर्चा की है, ठीक है। अब जो अगला जो चर्चा करेंगे हम लोग कहां पर? संस्कृति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो अगला जो पॉइंट हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो आर्टिकल हो जाता है ये 25 से लेकर 28 तक है। इसमें टोटल 4 आर्टिकल है, ठीक है। तो एक एक आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। पहला आर्टिकल नंबर 25 आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है कि किसी भी धर्म मानने या प्रचार प्रसार करने की अधिकार हमारे पास है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी है ना, जैसे हिंदू है, ठीक है ना, तो मुस्लिम धर्म भी मान सकते हैं, ठीक है, या सिख धर्म भी मान सकते हैं, ईसाई धर्म भी मान सकते हैं, या किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं और साथ साथ में उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 25 बोलता है। इसी कारण से देखेगा कि बिहार में ज्यादातर क्षेत्रों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादातर क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रिश्चियन ज्यादातर लोगों को बनाए जा रहे हैं वो एक प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है। मतलब उन लोग व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, या आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार के मौलिक अधिकार हो जाता है। और जो मौलिक अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 25 ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, मतलब जो धार्मिक कार्य है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जो कोई भी धार्मिक कार्य है उसको अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं या अच्छी तरह से उसको चला सकते हैं, यानी कहने का मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। ये आर्टिकल किसमें बोलता है? 26 बोलता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 27 और 28 को समझना। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 28 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि सरकार कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि राज्य किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर नहीं लगाएगी। राज्य
राज्य मतलब क्या चाहिए कि कोई भी जैसे राज्य है, कोई भी राज्य किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कर आते हैं, जो टैक्स का पैसा आते हैं, उसको प्रचार प्रसार के लिए खर्च नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो क्या चाहिए कि बीजेपी का सरकार है तो ज्यादातर हिंदुओं पर ध्यान देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रचार प्रसार के लिए जो कर, जो टैक्स का पैसा जा रहा है उसके पास, ऐसा नहीं कि धर्म के प्रचार में लगाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल कौन बोलता है? आर्टिकल 27 बोलता है ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 में बोला गया, ठीक है। ऐसा करते हैं तो वो उसके प्रति फिर क्या हो सकता है कि, है ना, आर्टिकल 32 के तहत उसके प्रति, है ना, मौलिक अधिकार का हनन करने के कारण उसको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत, है ना, हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, ठीक है। ऐसा करता है तब, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि सरकारी कर से चलने वाले संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ई पॉइंट को समझना। जैसे कोई भी विद्यालय है, कोई भी सरकारी विद्यालय, तो उस जो सरकारी विद्यालय है, उस सरकारी विद्यालय में क्या होगा कि किसी भी प्रकार की धार्मिक विचारधारा है उसकी शिक्षा नहीं दी सकती है, नहीं दी जा सकती है, ठीक है। पॉइंट को समझना, ठीक है। जैसे सरकारी स्कूल है, अब सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल है तो उसमें ऐसा नहीं कि कुरान को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सरकारी स्कूल है तो ऐसा नहीं कि उसमें जाकर गीता को बातें बताया जा रहा है, ठीक है ना, है ना। ऐसा नहीं कि जाकर बाइबल की बातें बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं, वो जो एनसीईआरटी में जो सरकार के द्वारा जो निश्चित किया गया सिलेबस उसी के अनुसार पढ़ाया जाएगा, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 28 बोलता है, ठीक है। ऐसा करता है तो उसके प्रति फिर क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार का हनन होता है, ऐसा करता है तब, ठीक है ना। तो वही बातें बता रहा है कि सरकारी कर से चलने वाले, मतलब सरकार की जो पैसा जिसमें टैक्स लग रहा है और उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा दिए जाते हैं तो एक प्रकार के मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित इस प्रकार के कुछ क्या थे? आर्टिकल थे, ठीक है ना। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, जो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार केवल ये अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, ठीक है ना। अल्पसंख्या, अल्प एक शब्द है अल्पसंख्या। अल्पसंख्या कहने का मतलब क्या है? अल्पसंख्या कहने का मतलब क्या होगा कि वैसे क्षेत्र जहां पर जिसकी जनसंख्या का हो कि कम हो, ठीक है ना, जिसकी जनसंख्या का हो कम हो, ठीक है ना। जैसे भारत देख रहा है तो भारत में मान लो क्या चाहिए कि 80 से 81% क्या है? हिंदू पॉपुलेशन है, 80 से 81%, और 17 से कुछ परसेंट क्या है? मुस्लिम आबादी है, ठीक है। तो जो 17% मुस्लिम आबादी है तो एक प्रकार की क्या आ जाता है? अल्पसंख्या में आ जाता है, ठीक है ना। जिसकी जनसंख्या कम हो वो एक प्रकार की किस क्षेत्र में आ जाते हैं? तो अल्पसंख्या में आ जाते हैं। तो यही जो अल्पसंख्या लोग है तो उनको प्रताड़ित ना किया जाए, इसके लिए दो आर्टिकल इसके लिए अलग से निश्चित किए गए, ठीक है। एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल 30, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्या अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को रक्षा कर सकती है, ठीक है। अल्पसंख्या अपनी भाषा, जैसे मुस्लिम है तो वो अपनी भाषा उर्दू को संरक्षित कर सकती है, अपनी भाषा को, लिपि को संरक्षित कर सकती है, और अपने संस्कृति को जिस प्रकार की उनका है ना वेशभूषा, तो उसको जिस प्रकार की वेशभूषा है तो उसी में रहने का अधिकार कौन देता है? तो आर्टिकल 29 देता है, ठीक है। आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा, है ना, अल्पसंख्यकों के अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 29, ठीक है। और आर्टिकल 30 भी अल्पसंख्यकों से संबंधित है, लेकिन इसमें शैक्षणिक संस्थान खोलने की बातें बोला गया, ठीक है। जैसे देखा होगा काजी कि मुस्लिम है वो क्या करते हैं कि मदरसे को खोल सकते हैं, ठीक है ना, मदरसे को ओपन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो अल्पसंख्या है, जिसमें वो अल्पसंख्या के श्रेणी में आते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने शैक्षणिक संस्थान को खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने शैक्षणिक संस्थान को खोलने का अधिकार किसमें देता है? तो आर्टिकल 30 में देता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट पर हम चर्चा किए, ठीक है। एक बार एक काम करते, एक बार सभी हम जितने भी अभी आर्टिकल पढ़ाए उसको रिवाइज करते, ठीक है। देखो हम क्या बोले, हम वीडियो को स्टार्ट किए थे उस समय हम चर्चा कहां से किए थे? आर्टिकल 22 से, ठीक है। तो आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण 3 प्रकार से दिया जाता है। एक तो सबसे पहला दिया जाता है क्या चाहिए कि कानूनी सलाह ले सकते हैं, दूसरा कारण हम पूछ सकते हैं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट या नजदीकी न्यायालय के पास हमें भेजना होगा, ठीक है। ये हमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है कौन? आर्टिकल 22, ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद में है निवारक निरोध कानून, मतलब किसी को नजरबंदी बना लिया जाएगा कब? जब भारत की एकता और अखंडता की बात आएगी तब, ठीक है। इसमें अपवाद में है, ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध हम चर्चा किए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल कहां से कहां है? 23 से 24, 23 से 24। तो 23 में क्या किया गया कि बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम,
बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम और देह व्यापार या दुर्व्यापार करना एक प्रकार के कानूनन जुर्म है। तो ये आर्टिकल किस में आ जाता है, आर्टिकल 23 में आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 24 में है, 24 मतलब 14, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खनन या फैक्ट्री वगैरह में काम करने से रोक लगाती है। ये आर्टिकल कौन, 24 को कैसे याद रखेंगे, 24-14। ठीक है, फिर धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है ना, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें आता है क्या चीज, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल आता है, 25 से लेकर 28। तो आर्टिकल 25 में क्या होगा कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण और उसका प्रसार करने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि किसी भी धर्म को संरक्षण करने का, ठीक है ना, या किसी भी धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने का अधिकार आर्टिकल कौन बताता है, 26 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या बताता है कि सरकार कोई भी ऐसा कर जो है लेता है वो खर्च नहीं करेगा धार्मिक कार्यों में। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब कि जब धार्मिक कार्य किया जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लेगा, कौन नहीं लेगा, तो सरकार नहीं लेगा। ठीक है, ये पॉइंट 27 में चर्चा की। फिर 28 में क्या बोलता है, 28 में बोलता है क्या चीज कि सरकारी कर से चलने वाली, ठीक है ना, सरकारी कर से चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे सरकारी स्कूल है तो उसमें किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, मतलब कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, गीता नहीं पढ़ाया जा सकता है, बाइबल नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो सिलेबस है उसी के अनुसार बताया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल कौन बोलता है, आर्टिकल 28 बोलता है। फिर हम चर्चा की अल्पसंख्यकों हितों से संबंधित संरक्षण था, आर्टिकल अल्पसंख्यक जो है ना, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित संरक्षण है। ठीक है, तो जिसमें आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसका जनसंख्या बहुत ही कम हो वो एक प्रकार की अल्पसंख्या में आ जाता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन है, तो अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में क्या बोलता है कि अल्पसंख्या जो है अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को संरक्षण कर सकता है। ठीक है, मतलब अपना वेशभूषा को बदल नहीं सकता। ठीक है, फिर आर्टिकल 30 क्या बोलता है, आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि जो शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, शैक्षणिक संस्थान करने का मतलब क्या होगा कि मदरसे का ओपन कर सकता है या गुरुद्वारा का ओपन कर सकता है। ठीक है ना, या गिरजा घर का ओपन कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग धर्म अपने अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान को खोल सकता है। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है, तो अधिकार 30 देता है। तो अभी तक है ना, अभी तक आर्टिकल 30 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आर्टिकल 31 अब आर्टिकल 32। ठीक है ना, हम बातों को समझना। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 31। ठीक है ना, आर्टिकल को ही हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 31, ठीक है ना, अनुच्छेद 31। ठीक है, अनुच्छेद 31 को क्या किया गया था, हम बोले थे जस्ट ये जो आ जाता है संपत्ति के अधिकार में, संपत्ति के अधिकार, तो आर्टिकल 31 आ जाता है संपत्ति के अधिकार में, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो आर्टिकल 31 था इसको संपत्ति से अधिकार है ना, संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 26 है ना, अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया या 300 के क में रखा गया, 300 के क में रखा गया। ठीक है, ये किसके द्वारा हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को हटाकर, इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 के कम में रखा गया, अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 30। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को बोलते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद कहां पर 32। जो अनुच्छेद 32 देख रहा, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, बहुत ही बोलेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे बोला है, प्रस्तावना को, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 24 को, आर्टिकल 36 को। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने बोला था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला था। ठीक है, ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आर्टिकल देख रहा है, जितने भी आर्टिकल 12 से लेकर हम लोग है ना 36 तक जो 12 से लेकर जो 35 तक हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें जो इसका संरक्षण
कौन करता है? तो आर्टिकल 32 करता है इसका संरक्षण, मतलब सभी पर कंट्रोल किसके हाथों में? अनुच्छेद 32 पर है, ठीक है ना। सभी के कंट्रोल किसके हाथों में? अनुच्छेद 32 में। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 ही क्या करता है कि अनुच्छेद 32 ही क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार तुम्हें देता है, ठीक है ना। इसी कारण से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो संविधान को आत्मा बोला आर्टिकल 32 को। क्यों? क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब आर्टिकल 32 के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का इतना जितने भी मौलिक अधिकार पड़े उसमें किसी भी मौलिक अधिकार को लगे कि हमें हमारा हनन हो रहा है तो तुम क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। और जो अनुच्छेद 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो 5 प्रकार के रीट जारी करेगा। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी करेगा, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो हो जाता है उसमें सबसे जो पहला जो रीट हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट मतलब 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब कि जो बंदी बनाया गया जिसे गिरफ्तार किया गया उसे 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में लेकर जाओ। ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। मतलब कि रीट नंबर 1 क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब सशरीर उपस्थित करो, ठीक है ना। मतलब जो नजदीकी न्यायालय है वहां पर सशरीर मतलब कि शरीर के साथ उपस्थित करो कि इसे गिरफ्तार क्यों किया गया, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। दूसरा सार्वजनिक अधिकारों के प्रति, ठीक है, परमादेश। पहला हम क्या बोले? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश कहने का मतलब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर हो, जैसे मान लो कि रेलवे में टीटी हो, ठीक है, और टिकट काउंटर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, टिकट काउंटर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, तो टिकट काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ एक प्रकार के सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब जब उस सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके प्रति परमादेश जारी करेगा। उसके प्रति क्या चीज जारी करेगा? परमादेश, मतलब उसको आदेश देगा कि आप अपने पद की गरिमा को क्या कर रहे हैं? धूमिल कर रहे हैं, यानी अपने पद के जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्रति क्या चीज आदेश जारी होता है? परमादेश होता है। परमादेश किसके प्रति जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति बैठे, सार्वजनिक मतलब कि जो सरकार के पैसे से जो टैक्स लेकर, है ना, टैक्स लेकर उसको सैलरी जो मिल रहा है, तो एक प्रकार के सार्वजनिक पद पर है, ठीक है। जैसे कोई टीचर हो गया, कोई टीटी हो गया, या कोई टिकट काउंटर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, या कोई कानूनी जो कानूनी कर्तव्य कर रहा है, ठीक है। तो जो जितने भी व्यक्ति जो सरकार के कर्ज के पैसे से, सरकार के टैक्स के पैसे से उसका जब सैलरी दे रहा है तो एक प्रकार के सार्वजनिक पद पर है वो, ठीक है ना, सार्वजनिक पद पर है। और जब सार्वजनिक पद पर है तो वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसके प्रति परमादेश जारी करेगा, उसके प्रति परमादेश जारी करेगा, ठीक है। अब दूसरा जो होता है प्रतिषेध कहने का मतलब क्या होगा कि जो ऊपरी न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो ऊपरी जो न्यायालय है वो निचली न्यायालय पर क्या करेगा कि निचली न्यायालय पर रोक लगाएगा, निचली न्यायालय पर क्या चीज करेगा? रोक लगाएगा, ठीक है ना। जैसे हाई कोर्ट है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट जो भी काम करेगा उसके प्रति रोक लगा सकता है। कौन लगा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट। जैसे हाई कोर्ट को ऐसा है ना, कोई ऐसा जो था कोई ऐसा सुनवाई कर दिया, कोई भी केस में ऐसा कुछ बातें ऐसा बताया है जो क्या होगा कि जो जब सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है तो इसको क्या कर सकता है कि रोक लगा सकता है। पॉइंट को समझना। देखो, प्रतिषेध मतलब रोक लगाना, प्रतिषेध करने का मतलब रोक लगाना, मतलब ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर रोक लगा सकता है। ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है। वो किस में आ जाता है? प्रतिषेध में आ जाता है, ठीक है। अब आता है अगला उत्प्रेषण, ठीक है ना। ये तो है ना, तीसरा हो गया। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, और चौथा हो जाता है उत्प्रेषण, ठीक है ना। उत्प्रेषण कहने का मतलब क्या होगा कि जो ऊपरी न्यायालय, ठीक है ना, उत्प्रेषण कहने का मतलब क्या होगा कि जो ऊपरी न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि जो निचली न्यायालय हाई कोर्ट है उसमें कोई ऐसा केस चल रहा है जो बहुत दिन से उस पर निर्णय नहीं दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उसको अपने पास मंगा लेगा, ठीक है ना, अपने पास मंगा लेगा और उस पर फिर अपने निर्णय को देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? उत्प्रेषण मतलब नीचे से ले जाकर ऊपर जाना, ठीक है ना, नीचे से ले जाकर ऊपर जाना, ये क्या है? निचले न्यायालय से ले जाकर ऊपर भेजना, उत्प्रेषण। क्या चीज करना? उत्प्रेषण करना, ठीक है, उत्प्रेषण, ठीक है। फिर एक और हो जाता है अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा,
अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है। अभी जस्ट समझाएं, सार्वजनिक पद कहने का मतलब क्या होगा कि जो सरकार के पैसे से, टैक्स से उसका सैलरी जा रहा है, तो एक प्रकार की सार्वजनिक व्यक्ति है, ठीक है। अब वो जो सार्वजनिक व्यक्ति है, तो जो सार्वजनिक पद पर है, तो क्या वो वैध है? मतलब कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है तो वो बैठने के अधिकार लायक है या नहीं। तो ये अधिकार पूछने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हैं, ठीक है। आपके पास क्या मतलब कि सबूत है या क्या मतलब कि क्या अधिकार है कि जो आप उस पद पर बैठे हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ठीक है ना। कोई गांव में, ठीक है ना, कोई गांव में कोई व्यक्ति है, अब गोतिया में जैसे ज्यादातर होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब एक घर में नौकरी लग गया, ठीक है ना, सेटिंग करवाकर, ठीक है ना, किसी प्रकार से सेटिंग करवाकर। अब दूसरा उसका जो घर, जो बगल वाले गोतिया होते, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक है ना। और जाने के बाद बोला क्या चाहिए, ये जो नौकरी लिया है, ये जो नौकरी लिया है, ये किसी जो नौकरी लिया है दलाली करके या किसी भी प्रकार से छल करके लिया है, इस पर रोक लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उसके प्रति रीट जारी करेगा। कौन सा रीट जारी करेगा? तो अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। वो जो व्यक्ति के प्रति जो नौकरी लिया, उसके प्रति अधिकार परीक्षा रीट जारी करेगा। वो उसे पूछेगा कि आप जो इस पद पर लिए हैं उसके उस पद के लायक है या नहीं, ठीक है। उस पद के लायक है या नहीं पूछेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब 21 रीट के तहत अधिकार परीक्षा, रीट के तहत अधिकार परीक्षा लेख के तहत ये पूछेगा कि आप उस पद पर जो हैं उस पद के लायक है या नहीं, ये आप उसको सबूत दीजिए, उसको प्रूव करिए कि इस पद के लायक हम हैं। और यदि जो उस पद के आप लायक हैं तो आपको उस पद पर बना रह दिया जाएगा। यदि जो आप उस पद के लायक नहीं है तो आपको उस पद से क्या चीज कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है 5वां अधिकार परीक्षा लेख में आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम चर्चा कहां पर किए कि अनुच्छेद जो 32 है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या चीज बोला था? संविधान की आत्मा बोला था। संविधान की आत्मा क्यों बोला था? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही जितने भी आर्टिकल है उसको कंट्रोल कौन करता है? अनुच्छेद 32। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हम कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। उसमें सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब कि सशरीर हमारे पास उपस्थित करो, मतलब कि 24 घंटा के अंदर सशरीर हमारे पास लाओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर परमादेश, मतलब किस आदेश से आप उस परमादेश, मतलब परमादेश कहने का मतलब कि जो सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहा है तो उसके प्रति रीट जारी होगा। जैसे बोले कि टीटी है ना, या टिकट काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है वो टिकट अच्छी तरह से नहीं दे रहा या काटने में देरी कर रहा या टिफिन के बहाना ले जाकर कहूँ और जाकर बैठ के कुछ गेम खेल रहा है या कुछ भी वगैरह लैपटॉप पर कर रहा है और आपका काम को अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो उसके प्रति आप रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है परमादेश, ठीक है। फिर परमादेश के बाद प्रतिषेध, मतलब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर रोक लगाएगा, प्रतिषेध। फिर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण करने का मतलब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय से मांगेगा कि जो बाधित है, जो पड़ा हुआ है, जो जिस पर सुनवाई नहीं हो रहा है उसको आप हमारे पास भेजो, ठीक है, आप हमारे पास भेजो, तो ये उत्प्रेषण हो जाएगा। फिर अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख मतलब वही गोतिया वाला बातें बोले कि कोई लड़का जॉब में लिया और जॉब लेने के बाद उसका गोतिया वाला जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया क्या चीज कि दलाली से लिया, तो उससे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब अधिकार परीक्षा करेगा तो उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर है। यदि जो वो बताने में सक्षम हो गया तो उसको उस पद पर बना रह दिया जाएगा। यदि जो बताने में सक्षम नहीं होगा तो उस पद से उसे क्या चीज कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 से संबंधित था जिसमें 5 प्रकार के रीट था जिस पर हम लोग चर्चा किए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आर्टिकल हम लोग 32 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 33, 34 और 35 इसको एक साथ में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 33 क्या बोलता है, ठीक है ना। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि जो, ध्यान देना थोड़ा सा इधर, आर्टिकल 33 क्या बोलता है या अनुच्छेद 33 क्या बोलता है कि जो सैनिक अब सैनिक हो या अर्ध सैनिक हो, वो क्या कर सकता है कि उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसा नहीं कि वो अपने प्रति क्या कर लेगा कि बोलेगा कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 33 उस पर रोक लगाता है, किस पर? सैनिकों पर और अर्ध सैनिकों पर। इस पर रोक लगाता है क्या चीज कि आपका जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप किसी भी प्रकार से न्यायालय में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मान लो कि हमारा मौलिक अधिकार है क्या चीज कि 8 घंटा नींद लेना हमारा मौलिक
अधिकार है, ठीक है ना, या नींद लेना या सूतना हमारा मौलिक अधिकार है, अच्छी तरह से भोजन करना हमारा मौलिक अधिकार है। अब अर्धसैनिक बल में है, ठीक है ना, अब जैसे कोई कमांडो के ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, तो उसको जाकर वगैरह वगैरह चीजें, बहुत सारी चीजें खाने पड़ते हैं, ठीक है ना, या जंगलों में रहना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है, उसको भूखे रहना पड़ता है, प्यासे रहना पड़ता है ना, अच्छी तरह से भोजन नहीं मिल पाता है, तो अच्छी तरह से भोजन नहीं मिला इसका मतलब उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और जब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 का तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन नहीं, आर्टिकल 33 वही उन लोगों पर रोक लगाता है कि सैनिक हो या अर्धसैनिक बल हो, वो किसी भी प्रकार से उनका जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में नहीं जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 33 उस पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। इसी कारण से कोई जब भी जॉब में लेने के लिए जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे पेपरों पर साइन दिया जाता है ना, बहुत सारे पेपरों पर साइन लिया जाता है, ताकि उसका उसमें उस सारा बातें कंडीशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन बिना पढ़े हुए सिग्नेचर करना तो हमारा काम है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आर्टिकल 33 सैनिक हो या अर्धसैनिक हो उनके मौलिक अधिकार को रोकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि जब मार्शल लॉ, जब मिलिट्री का कानून लागू हो, मतलब हमारे देश में जब मिलिट्री का कानून लागू हो तो उस समय क्या हो सकता है कि हमारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, ठीक है, जब मिलिट्री लॉ लागू हो तो, मार्शल लॉ लागू हो तो, ठीक है, ये आर्टिकल 34 बोलता है। और आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि सांसद कुछ मामलों में क्या कर सकता है कि कानून बनाकर मौलिक अधिकार को रोक सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है ना, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सांसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारा मौलिक अधिकार क्या हो, हनन हो, ठीक है ना। मतलब आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर कानून बना सकता है सांसद, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर कानून बना सकता है कौन, संसद बना सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतना सभी पॉइंटों पर चर्चा की है, ठीक है ना अभी, है ना। चलो ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार वाला जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हम पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट करवाएं, ये पार्ट 2 वीडियो भी कंप्लीट करवा चुके हैं, तो पार्ट 1 वीडियो का आप नोट अच्छी तरह से तैयार कर लें, अब पार्ट 2 वीडियो का अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है ना, इसे थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है ना, है ना। चलो ठीक है, अब इसे आप क्या करें कि आप स्क्रीनशॉट लेकर एक अच्छी तरह से नोट बना ले, और नोट बनाने के बाद आप क्या करें कि इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार इसको पढ़ते रहे, बार बार इसको पढ़ते रहें, और पढ़ने के साथ साथ आप किसी भी प्रकार के, है ना, किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का प्रश्न हो या किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार का सेट हो तो उसमें जाकर देखना, ऑब्जेक्टिव आसानी से तुम्हें, है ना, 80 से 90% ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। वो 10% वाला होगा ना, वो IAS PCS IAS लेवल का जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा फंसने की चांस रहता है, अन्यथा कोई भी एग्जाम का लेवल हो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये हमारा गारंटी है। आप इसको जरूर, है ना, बार बार स्क्रीनशॉट ले, अच्छी तरह से नोट बना ले, और नोट बनाने के बाद इसको बार बार रिवाइज करें, और साथ साथ में आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक हो या फिर घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव बुक हो, उसमें जाकर आप ऑब्जेक्टिव देखें, आसानी से सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो हाँ, कुछ लड़के लोग का कमेंट आ रहा था क्या जी, कि बोल रहा था कि सर आप कहाँ से हैं, ठीक है ना, तो हम बता देते हैं क्या जी कि हम बिहार से, ठीक है, बिहार, है ना, बिहार से, और ऐसे बोल सकता है क्या जी, छठी माई की धरती से बिहार से हैं, और साथ साथ में ज्ञान की धरती गया से हम है, ठीक है ना। कुछ लोग लड़के लोग कमेंट कर रहे थे क्या जी कि सर आप कहाँ से थे, तो वही बताना चाह रहे हैं कि हम छठी माई की धरती बिहार से, और साथ साथ में क्या बोले कि ज्ञान की धरती गया से थे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, तब तक जय हिंद।